हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नया वीडियो दोस्तों, जिसमें हम अमेंडमेंट्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर लें दोस्तों। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं विच आर एप्लीकेबल इन योर जुलाई 2020 एग्जाम्स, वो डियर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं दैट इज इन रूल नंबर 46 एंड 54। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं बेसिकली दोस्तों रूल नंबर 46 एंड 54 में किए गए हैं। दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। जब मैं आप लोगों को इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना दोस्तों, जब मैं आप लोगों को इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो याद करो दोस्तों, वहां पर यह लिखा हुआ था कि अगर कोई भी बंदा एक रजिस्टर्ड पर्सन है ना, और वो छोटा छोटा सामान बेचता है डियर, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर मिलेंगे, बहुत सारी स्वीट्स की शॉप मिलेंगी जिनके यहां पर परचेज करने वाले लोग ऐसे होते हैं डियर जो लेस देन 200 रुपीज, 200 रुपए से कम की सप्लाई लेते हैं, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स और वेदर इन रिलेशन टू सर्विसेज। तो दोस्तों, वहां पर आपने देखा होगा कि जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इट इज लेस देन 200। अच्छा, आपने पढ़ा था डियर कि अगर मैं पूरे दिन भर में ऐसे बहुत सारे लोगों को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता हूं जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, और दोस्तों सामने वाला जो आपका रेसिपिएंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है प्लस जो वैल्यू है दोस्तों वो 200 रुपए से कम है, प्लस वो आपसे डिमांड नहीं करता, वो आपसे इनवॉइस की डिमांड नहीं करता, टैक्सेबल इनवॉइस की, तो दोस्तों ये जो सप्लाई होती है इसको आप पूरे दिन भर में आपने जितनी भी ऐसी सप्लाईज करी हैं विच इज लेस देन 200, उन सब का एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बन जाता है। और वो जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस होता है ना डियर, वो इनफ होता है, आपको सेपरेट बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। तो आई थिंक दोस्तों आपको याद आ गया होगा कि वहां पर टैक्स इनवॉइस इज नॉट नेसेसरी, ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। दोस्तों, चेंज क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 जो रूल नंबर 46 था डियर, जो ये कहता था कि 200 से कम के लिए आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा, अब ये जो प्रोवाइजो था दोस्तों, ये प्रोवाइजो जो है डिस अलाउ कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। लेकिन डियर सबके लिए नहीं हटाया है, बी कॉशियस, ये उन लोगों के लिए हटाया है जो कि सर्विस देते हैं। जो लोग क्या देते हैं दोस्तों, सर्विस देते हैं बाई वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। दोस्तों, जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखने के लिए जो हॉल होता है, चाहे वो पीवीआर हो, चाहे वो आईनॉक्स हो, ये सब क्या होते हैं डियर, ये आपकी टिकट बुकिंग करते हैं। वैसे तो इनका टिकट महंगा होता है, लेकिन सपोज करो कभी इन्होंने अपनी टिकट प्राइस कम कर दी, कोई ऑफर प्राइस में 200 रुपए से कम का टिकट है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग जब आपको टिकट इशू करेंगे तो 1 सितंबर 2019 से एक नया सब रूल जोड़ दिया गया है, दैट इज सब रूल 4A, और ये रूल नंबर 54 में इंसर्ट किया गया है। इसमें यह कहा गया है डियर कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, जो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है बाई वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। भाई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स होती हैं, मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है डियर कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं, कई बार 4 स्क्रीन होती हैं, कई बार 6 स्क्रीन होती है। तो दोस्तों ये लोग आपको टिकट इशू करेंगे, मतलब 200 से कम होने पर भी इनको टिकट इशू करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक टिकट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट होता है ना डियर, इसी को टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, है ना, इसी को टैक्स इनवॉइस माना जाएगा।
हाँ दोस्तों, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो टिकट होता है, हो सकता है दोस्तों, इट मे बी पॉसिबल कि इस टिकट के अंदर वो सारी जानकारियां नहीं हो। जैसे हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें रेसिपिएंट की डिटेल ही ना हो, उसका नाम पता ही ना हो। लेकिन दोस्तों, इन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना जरूरी है, 200 से कम होने पर भी जरूरी है, और इनके टिकट को ही इनवॉइस माना जाएगा, भले ही उसमें रेसिपिएंट की पूरी अदर इंफॉर्मेशन ना हो। तो जो सिनेमा मूवी दिखाने वाले लोग हैं डियर, उनके लिए ये जो रिलैक्सेशन था, जो रूल 46 के अंदर और 54 में आप लोगों को दिया गया था, वो इन लोगों के लिए अब हटा दिया गया है, उसे डिसअलाउ कर दिया गया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो लोग सप्लायर ऑफ सर्विस है इन अ स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स, दोस्तों अगर आप किसी स्क्रीन के थ्रू सर्विस की सप्लाई देते हो, किसी भी स्क्रीन के थ्रू अगर आप सर्विस की सप्लाई देते हो और आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले नहीं हो, जैसे होता था ना डियर, पहले मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं होती थी, तो आज भी ऐसे बहुत सारे मूवी हॉल हैं। जैसे मैं जयपुर में रहता हूं डियर, यहां पर राज मंदिर बड़ा फेमस है, तो राज मंदिर पुराना स्क्रीन है और उसमें मल्टीप्लेक्स नहीं है। तो डियर, जो राज मंदिर वाले हैं उन्हें भी ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई तुम्हारी मल्टी स्क्रीन नहीं है, लेकिन तुम भी अब इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हो। उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन उनको ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है कि आप चाहो तो इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लो, आप भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करो, और आपके इलेक्ट्रॉनिक टिकट को भी हम इनवॉइस के बराबर मानेंगे। ये बात डियर एक नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर इंसर्ट की गई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सेकंड जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है इनवॉइस वाले चैप्टर में, वो है डियर इन रिलेशन टू क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। दोस्तों याद करो, मैंने आपको थोड़े समय पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी इन रिलेशन टू सप्लाई। दोस्तों, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर हम किसी भी गुड्स को इंडिया के बाहर रिमूव कर रहे हैं, है ना, आउटसाइड इंडिया, अगर हम उस गुड्स को इंडिया के बाहर, सपोज हम उसको यूएसए में रिमूव कर रहे हैं, और हम कहां पर हैं जी, हम इंडिया में हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो रिमूवल हम कर रहे हैं, याद करो डियर, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा अमेंडमेंट वाली क्लास में ही बताया था कि अगर सपोज करो ये जो रिमूवल है ये एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, मतलब यूएसए के अंदर कोई एग्जीबिशन लगने जा रही है, हम उस एग्जीबिशन में अपने गुड्स को भेज रहे हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि व्हेन द गुड्स आर क्लियर्ड फॉर एग्जीबिशन, इट इज नॉट श्योर कि आपका गुड्स वहां पर सेल हो ही जाएगा। दोस्तों, वहां पर गुड्स को एग्जीबिशन में रखा जाएगा, इट मे बी पॉसिबल कि उसको कोई बायर मिल जाए। अगर बायर नहीं मिलता है डियर, तो वो गुड्स वापस रिटर्न होकर कहां पर आएगा, इंडिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरह से अप्रूवल बेसिस वाला मैटर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता था कि जब हम इस गुड्स को रिमूव करते हैं तो क्या ये सप्लाई है? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो सप्लाई वाले अमेंडमेंट है उसमें मैंने बताया था कि इसे लॉ में सप्लाई नहीं माना जा सकता। इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है लॉ का, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग दोस्तों, जब रिमूवल किया गया तो कंसीडरेशन नहीं था। अब आप ये मत बोलना कि सर इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल 1। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन जिसमें कंसीडरेशन नहीं है दैट वुड बिकम सप्लाई। नो माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन वाले होते हैं, अगर वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर होते हैं, अगर वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर होते हैं, तो ही दोस्तों हम उनको सप्लाई मानते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये शेड्यूल 1 का मैटर नहीं है। दूसरी बात, यहां पर कंसीडरेशन नहीं होने के कारण हम इसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे, सॉरी, इट इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों एक बात बताओ, अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो क्या उसका टैक्स इनवॉइस बनेगा? नहीं सर, उसका कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। लिखा है कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। तो सर फिर इसका रिमूवल कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इस गुड्स को जब आप इंडिया के बाहर लेकर जाओगे तो इसके लिए डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। डिलीवरी चालान, आप डिलीवरी चालान से इसको बाहर लेकर जा सकते हो। अच्छा दोस्तों, सपोज करो आप 1 जुलाई 2019 को ये गुड्स इंडिया के बाहर लेकर चले गए, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज नॉट अ सप्लाई। तो आपने उस समय क्या बनाया दोस्तों, आपने उस टाइम पर डिलीवरी चालान बनाया। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम सेक्शन 31 को पढ़ते हैं सेक्शन 12 के साथ में, सेक्शन 12 क्या होता था डियर, याद है आप लोगों को? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते थे कि एट व्हाट टाइम सप्लाई वुड कंप्लीट, तो हमको सेक्शन 31 पढ़ना पड़ता था, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। याद करो डियर, जब आप गुड्स को विदाउट सप्लाई कहीं पर बेचते हो और आप उसको डिलीवर करते हो, रिमूवल करते हो, तो उस गुड्स का 6 महीने के अंदर लौटकर आना जरूरी होता था। अगर वो गुड्स 6 महीने में लौटकर नहीं आता था और 6 महीने कंप्लीट हो जाते थे, 1 जुलाई से अगर मैं 6 महीने गिनूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दोस्तों हमारे 6 महीने 31 दिसंबर को हो जाते हैं कंप्लीट। तो 6 महीने जहां पर भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, अगर उससे पहले गुड्स सेल हो जाता है, अगर वो 6 मंथ से पहले सेल हो जाता है डियर, एग्जीबिशन में अगर वो गुड्स 6 महीने से पहले सेल हो जाता है, तब तो डियर ये सप्लाई मानी जाएगी और इसके लिए हमें टैक्सेबल इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, है ना? हमें टैक्सेबल इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। जिस दिन बायर इसे परचेज करेगा उस दिन हमें टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट वुड बिकम सप्लाई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज करो विद इन 6 मंथ्स ये गुड्स इंडिया के बाहर सेल नहीं होता है, ये इंडिया के बाहर सेल नहीं होता है विद इन 6 मंथ्स, और माय डियर फ्रेंड्स 6 महीने के बाद क्या होगा डियर, और ये गुड्स सपोज करो जी 6 महीने हो जाते हैं और गुड्स सेल नहीं होता है, तो मैं बताऊं डियर, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे, 6 महीने अगर कंप्लीट होंगे डियर, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आप कोई भी गुड्स पसंद के आधार पर भेजोगे और 6 महीने से वो वहीं रखा है, सामने वाले ने उसको परचेज नहीं किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इसको सप्लाई माना जाएगा। इट वुड बिकम सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या माना जाएगा दोस्तों, इसको सप्लाई माना जाएगा और आपको इसका इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर ये 6 महीने बाद लौट कर आया तो दोस्तों याद करो, जब कोई भी गुड्स इनवॉइस बनने के बाद लौट कर आता है तो उसके लिए फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न, इट वुड बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न। तो वही बात डियर आपको उन गुड्स पर भी लगानी है जिन्हें इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया गया था, जिन्हें इंडिया के बाहर एग्जीबिशन में भेजा गया था, लेकिन एट दैट टाइम इट वॉज नॉट ए सप्लाई, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई लेटर ऑन। चलिए दोस्तों, एक बार अगर हम लीगल वर्डिंग्स पर जाएं, एक बार दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी लीगल वर्डिंग्स बताऊं तो लीगल वर्डिंग्स में क्या लिखा है, द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग और टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सेप्ट व्हेन एक्टिविटी सेटिस्फाइड द टेस्ट। तो भाई शेड्यूल 1 में तो देखो है नहीं, तो इट कैन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, और कंसिडरेशन भी नहीं है, तो देन इट इज नॉट ए सप्लाई। लेकिन दोस्तों जब आप इंडिया के बाहर लेकर जाते हो तो इसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें इसको लौट कर आना जरूरी होता है। अगर 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे डियर तो इट वुड बी डीम्ड टू बी सप्लाई, इसको सप्लाई माना जाएगा। और इसमें यह भी लिखा है, इफ गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड फुल्ली और पार्टली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो डियर जितना माल आपका 6 महीने के अंदर बिक जाएगा उसके लिए टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर पूरा बिकता है तो कंप्लीट टैक्स इनवॉइस बनेगा, अगर पार्शली सेल होती है तो पार्शली टैक्स इनवॉइस बनेगा। और ये भी लिखा है डियर, इफ द गुड्स आर सेंट आउटसाइड इंडिया इट इज नाइदर सोल्ड नॉट ब्रॉट बैक। हाँ, अगर 6 महीने में लौट कर आ जाता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ना तो हमने सप्लाई मानी ना हमने उसका बिल बनाया। लेकिन अगर 6 महीने हो गए, ना तो वो लौट कर आता है ना डियर उसकी सेल होती है, तो जैसे ही एक्सपायर होंगे
जैसे ही दोस्तों 6 महीने एक्सपायर होंगे, जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स एक्सपायरी होगी 6 मंथ्स की फ्रॉम दी डेट ऑफ रिमूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, तो दोस्तों क्या होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ऐसे में आपको उसका बिल बनाना पड़ेगा, उसे सप्लाई मानना पड़ेगा। इसके डियर 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, सर्कुलर के थ्रू समझाए गए, इनको भी पढ़कर जाना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहां पर एक एबीसी है जो 100 यूनिट्स इंडिया के बाहर सेंड करता है। सेंड मतलब भेजना। एक पर्सन है, एबीसी कंपनी है, फर्म है, जो गुड्स को इंडिया के बाहर भेजती है, सेंड करती है आउट ऑफ इंडिया। द एक्टिविटी ऑफ मियरली सेंडिंग और टेकिंग सच गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों ये सप्लाई नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई। तो उसके लिए कोई बिल नहीं बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं डियर, केवल डिलीवरी चालान के बेसिस पर, केवल डिलीवरी चालान के बेसिस पर हम इन गुड्स को इंडिया के बाहर भेजेंगे एज पर रूल नंबर 55। अगर दोस्तों एंटायर क्वांटिटी ब्रॉट बैक हो जाती है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो डियर कोई टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई बिल नहीं बनाना पड़ेगा। हां, अगर एंटायर क्वांटिटी ना तो सोल्ड होती है और ना ही ब्रॉट बैक होती है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो दोस्तों ये जो 100 यूनिट हैं इनके लिए हमें टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों टैक्स इनवॉइस को रेज करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 एंड सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट। तो कहने का मतलब ये है जी, अगर 6 महीने में गुड्स रिटर्न नहीं होगा, लौट कर नहीं आएगा, तो दोस्तों इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दोस्तों इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं। चलो जी दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज इन रिलेशन टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है ये हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में किया गया है, जिसमें आप लोगों ने ई वे बिल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। यहां पर दोस्तों एक ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ई वे बिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है और ये इंपॉर्टेंट चेंज आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं ई वे बिल में क्या चेंज है, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो ई वे बिल होता था, याद करो, ई वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड है, वैलिडिटी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई ये जो ई वे बिल होता है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों जब हम इसका वैलिडिटी पीरियड पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां 2 तरह के कार्गो होते थे। एक तो होता था ओवर डायमेंशनल कार्गो और एक होता था अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। दोस्तों एक तो होता था ओवर डायमेंशनल कार्गो और एक होता था अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। दोस्तों जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होता था उसमें आपको 1 दिन मिलता था और एवरी 20 किलोमीटर, याद करो हर 20 किलोमीटर के लिए आपको 1 दिन वहां पर दिया जाता था। हर 20 किलोमीटर के लिए, एवरी 20 किलोमीटर के लिए आपको 1 डे दिया जाता था। और इसके बाद फॉर ईच किलोमीटर, है ना, फॉर ईच किलोमीटर आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता था। जैसे अगर 21 किलोमीटर है तो आपको 2 दिन मिलेंगे, अगर 48 है तो आपको 3 दिन मिलेंगे। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होते थे, याद करो, जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होते थे वहां पर दोस्तों आपको 1 दिन मिलता था फॉर एवरी 100 किलोमीटर। फॉर एवरी 100 किलोमीटर आपको 1 दिन मिलता था, है ना। हर 100 किलोमीटर के लिए आपको 1 दिन दिया जाता था, है ना। दोस्तों ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होते थे, याद है आप लोगों को, जैसे किसी गाड़ी के बाहर सामान निकला हुआ रहता है, बड़े बड़े पार्ट्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज जाती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो वेसल, जो व्हीकल का साइज होता है उससे भी बाहर वो पार्ट्स निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है माय डियर फ्रेंड्स मल्टी मॉडल शिपमेंट। मल्टी मॉडल शिपमेंट। सर ये मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है? तो दोस्तों मैं मल्टी मॉडल शिपमेंट के बारे में बताता हूं आपको। मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब होता है जैसे आप अपने सामान को थोड़ी दूर ट्रक से लेके जाओगे, फिर वैसल से लेके जाओगे, फिर एयरक्राफ्ट से लेके जाओगे, है ना, फिर आप उसको ट्रेन से लेके जाओगे। मल्टी मॉडल का मतलब है उसमें बहुत सारे मोड ऑफ कन्वेंस यूज होते हैं, जो आपका ओरिजिन है और जो आपका डेस्टिनेशन है। ओरिजिन से लेके और अगर डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे कन्वेंस यूज होते हैं तो दोस्तों हम उसको मल्टी मॉडल शिपमेंट बोलते हैं। और दोस्तों जो मल्टी मॉडल शिपमेंट होते हैं ना, इसमें एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर मल्टी मॉडल शिपमेंट की टाइम लिमिट आप लोगों को बताई गई है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर कि ये जो मल्टी मॉडल शिपमेंट होते हैं, अगर इसमें कोई भी वन लेग वेसल के थ्रू है, मतलब इस मल्टी मॉडल में अगर वेसल इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वेसल इन्वॉल्व नहीं भी होगा तो भी ये मल्टी मॉडल तो माना जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर इसमें वेसल इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मल्टी मॉडल शिपमेंट है और इसमें कोई भी एक लेग अगर वेसल का इंक्लूड है, तो दोस्तों यहां पर आपको जो टाइम लिमिट है वो 20 किलोमीटर एक दिन वाली मिलेगी। मतलब वो जो ओवर डायमेंशनल कार्गो वाली टाइम लिमिट है ना, वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आपको मिल जाएगी। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो ऐसा है, अगर दोस्तों आप किसी सामान को लेकर जा रहे हो और उस सामान को ले जाते समय डियर उसमें वेसल नहीं है, मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो दोस्तों फिर आपको 20 किलोमीटर नहीं मिलेगा। अगर उसमें वेसल नहीं है तो वो मल्टी मॉडल, लेकिन दोस्तों उसमें वेसल इज नॉट इन्वॉल्व, तो जब उसमें वेसल इज नॉट इन्वॉल्व तो फिर आपको 100 किलोमीटर वाला जो टाइम लिमिट होता था एक दिन का, वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए, अगर मल्टी मॉडल वाला कोई भी आप शिपमेंट कर रहे हो और उसमें कोई भी लेग अगर वेसल है, तो दोस्तों वो जो ओवर डायमेंशनल कार्गो वाली लिमिट होती थी ना 20 किलोमीटर वाली, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर अदर सिचुएशंस हैं, अदर का मतलब इट मे बी पॉसिबल कि वो आप सामान लेकर जा रहे हो, मल्टी मॉडल है वो, लेकिन उसके अंदर डियर वेसल इज नॉट इन्वॉल्व, तो आपको 20 किलोमीटर नहीं, फिर आपको 100 किलोमीटर वाली लिमिट में ही जाना पड़ेगा। चलिए जी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। ध्यान से सुनिएगा डियर, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अप टू 100 किलोमीटर जा रहे हैं, अप टू 100 किलोमीटर, तो अप टू 100 किलोमीटर जाने पर क्या होगा डियर, वहां पर ओवर डायमेंशनल कार्गो के अलावा, मतलब एक तरह से ये नॉर्मल कार्गो है और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाई शिप, है ना, ट्रांसपोर्ट बाई शिप। इसको थोड़ा सा यहां गलत लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिखो, नॉट ट्रांसपोर्ट बाई शिप, नॉट ट्रांसपोर्ट बाई शिप। अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है लेकिन उसके अंदर शिप इन्वॉल्व नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें शिप इन्वॉल्व नहीं है, तो ध्यान रखना आपको 100 किलोमीटर का ही मिलेगा, बाकी में भी 100 किलोमीटर ही मिलेगा, ठीक है, एवरी डे एडिशनल डे के लिए। लेकिन दोस्तों जब आप अप टू 20 किलोमीटर में आते हो तो जो ओवर डायमेंशनल कार्गो है उसके लिए तो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, लेकिन जहां मल्टी मॉडल शिपमेंट होता है, मल्टी मॉडल, और उसमें एटलीस्ट वन लेग शिप से इन्वॉल्व है, मतलब उसमें बहुत सारे व्हीकल, बहुत सारे कन्वेंस यूज हैं, लेकिन एक ऐसा लेग है जहां पर शिप भी इन्वॉल्व है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं वहां पर 20 किलोमीटर की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और एवरी एडिशनल डे के लिए भी 20 किलोमीटर की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो आई थिंक आप दोस्तों मेरी बात समझ गए होंगे। ओवर डायमेंशनल पर पहले 20 था, अदर देन ओवर डायमेंशनल पर 100 था,
मल्टी जो होते हैं, मल्टी मॉडल जो शिपमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे कन्वेंस इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर लॉ में ये कर दिया गया है कि अगर मल्टी जो मॉडल शिपमेंट है अगर उसमें वेसल भी इन्वॉल्व है तो 20 किलोमीटर लगाओ, और अगर वेसल इन्वॉल्व नहीं है तो आप वहां पर 100 किलोमीटर की लिमिट लगाओ। ओके दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि सब रूल 10 में किया गया है, मैं बता देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि ये जो ई वे बिल होता है ना, ई वे बिल, इस ई वे बिल को अगर ई वे बिल मान लो एक्सपायर होने वाला हो तो एक्सपायर होने से पहले आप इसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हो। भाई कोई ई वे बिल का मान लो टाइम फ्रेम खत्म होने वाला है, तो दोस्तों जब वो टाइम फ्रेम खत्म होने वाला होता था तो आप उसकी जो एक्सपायरी है उसको बढ़वा सकते थे। अच्छा, लॉ में पता है क्या लिखा हुआ था कि 8 घंटे पहले, भाई आपको पता है कि भाई इस पॉइंट पर इस रात को ये जो 12 बजे है हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो रात को 12 बजने से बिफोर 8 आवर्स 8 घंटे से पहले उस 8 घंटे के पीरियड में आप इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों वहां पर एक कंफ्यूजन और था कि एक्सपायर होने के बाद वाले जो 8 घंटे हैं उसमें भी बढ़वा सकते हो, बिफोर और आफ्टर दोनों लिखा हुआ था। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे कि भाई जब ई वे बिल एक्सपायर ही हो जाएगा, जब कोई डॉक्यूमेंट ही एक्सपायर हो जाएगा, तो एक्सपायर होने के बाद 8 घंटे में आप उसकी वैलिडिटी को कैसे बढ़ाओगे? वैलिडिटी तो पहले ही बढ़नी चाहिए ना। अगर एक्सपायर ही हो गया तो उसके बाद 8 घंटे में आप कैसे एक्सटेंड करवाओगे? तो दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और इन्होंने बोला कि योर ई वे बिल जो है उसकी वैलिडिटी को कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड विदिन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। मतलब एक्सपायर हो जाने के बाद भी आप 8 घंटे में उसकी जो एक्सटेंशन है वो कर सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विदिन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि ये पहले वाले 8 घंटे हैं या बाद वाले 8 घंटे हैं। आप पहले वाले 8 आवर्स में भी कर सकते हो और बाद वाले 8 आवर्स में भी कर सकते हो, एक्सपायर होने के बाद भी। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला जो अमेंडमेंट है वो पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ टैक्स, दोस्तों पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है ना, इसमें क्या होता है जी, हमको टैक्स जमा कराना होता है। इसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। दोस्तों याद करो, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था OIDAR सर्विस। ये जो OIDAR सर्विस होती थी दोस्तों, ये जो OIDAR सर्विस होती थी, OIDAR सर्विस, इसमें क्या होता था डियर कि सपोज करो USA से कोई OIDAR सर्विस इंडिया में दी जा रही है, और इंडिया में जो सर्विस को ले रहा है वो कौन है? वो एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, NRTP नहीं, सॉरी, वो कैसा बंदा है डियर, मैं बताता हूं आप लोगों को वो कैसा बंदा है। वो डियर एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल, हाँ जी, इंडिविजुअल पर्सन है जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए सर्विस ले रहा है। जैसे सपोज करो आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो डियर ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये इंडिया के बाहर से जो सप्लायर है वो आपको दे रहे होते हैं, और जो बंदा इनको इंडिया में ले रहा होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है डियर, और वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस सर्विस को लेता है, और ये सर्विस एक्चुअली इंडिया में दी जाती है। इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया है डियर, तो इसलिए इस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बनती है। इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दोस्तों जब हम रिवर्स चार्ज वाली टेबल पढ़ते हैं तो वहां इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। यू नो वेरी वेल कि जो रेसिपिएंट है उसी को जीएसटी जमा कराना होता है। लेकिन दोस्तों इन केस ऑफ OIDAR हम रेसिपिएंट पर यह जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। अगर रेसिपिएंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है
क्योंकि डियर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि भाई तू जीएसटी जमा करा। सो इन दिस सिचुएशन, वहां पर आपने पढ़ा था जब मैंने आपको OIDAR का कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पर जो सप्लायर होता है, जो नेटफ्लिक्स है सप्लायर है, उसे ही जीएसटी जमा कराना होता है, और इसके लिए उस बंदे को रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है जीएसटी में। ठीक है जी, उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट उसको OIDAR सर्विस इंडिया में प्रोवाइड नहीं करने देगी। अच्छा सर, अच्छा दोस्तों एक बात और बताऊं, ये जो इंडिया के बाहर वाले लोग थे जो OIDAR सर्विस देते थे, ये जब जीएसटी जमा कराते थे तो इनको पोर्टल पर जमा कराना पड़ता था, और वो भी कैश में। रीजन बीइंग, ये क्रेडिट तो ले नहीं सकते क्योंकि इनकी जो सप्लाई है डियर, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इनको कोई इनपुट क्रेडिट तो मिलता नहीं था, तो इनको कैश जमा कराना पड़ता था। यू नो वेरी वेल, इनको कैश जमा कराना पड़ता था। और कैश ये कैसे जमा कराते थे डियर, मैं आपको बताऊं, जो हमारा पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें एक स्कीम होती थी EGST, उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो क्या होता था डियर कि इन OIDAR वालों को ये कहा था भाई आप चाहो तो ऐसा करो कि जो पुराना हमारा सिस्टम चल रहा था EGST का, जब एक्साइज और सर्विस टैक्स एप्लीकेबल थे, आप उसमें वो पैसे जमा करा दो, है ना, EGST के थ्रू पैसे जमा करा दो। लेकिन डियर वो जो EGST पोर्टल था, जो सिस्टम था पुराना, उसको यहां से ऑमिट कर दिया गया है। अब EGST जो पोर्टल है वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उस पर वो सुविधाएं है ही नहीं जो GST पोर्टल पर है। तो दोस्तों अब अमेंडमेंट ये हो गया है कि जो भी पैसा वो लोग जमा कराएंगे, कौन, जो OIDAR सर्विस दे रहे हैं, उन्हें वो पैसा जमा कराना पड़ेगा GST के पोर्टल पर। वो जो EGST पोर्टल पुराना चल रहा था डियर, उसे यहां से ओमिट कर दिया गया है क्योंकि डियर देयर आर नो सच नीड, उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, कोई जरूरत नहीं थी। और एक लास्ट अमेंडमेंट और बता देता हूं मैं आपको, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में, दैट इज इन रिलेशन टू TDS एज वेल एज TCS। दोस्तों याद करो, जब आप लोग GST पढ़ते थे तो उसमें TDS और TCS का कॉन्सेप्ट होता था। TDS वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सेक्शन 51 में पढ़ा था, और TCS का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सेक्शन 52 में पढ़ा था। दोस्तों TDS एप्लीकेबल होता था जब आप कोई भी गवर्नमेंट को सप्लाई देते थे और पूरे ईयर में आपकी गवर्नमेंट सप्लाई 2,50,000 रुपए से ज्यादा होती थी, तो गवर्नमेंट जब आपको पेमेंट करती थी तो वो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करती थी। याद आया आप लोगों को, गवर्नमेंट जब पेमेंट करती थी तो उन सप्लाईज पर टैक्स डिडक्ट करके, और वो गवर्नमेंट को ही जमा कराती थी गवर्नमेंट एजेंसीज, और बाद में वो जो TDS आपका जमा होता था डियर, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती थी, है ना। ऐसे ही दोस्तों, जैसे सपोज करो आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो, जैसे सपोज करो आप एक डीलर हो, आप एक सप्लायर हो, और आप अमेजॉन के थ्रू अपना गुड्स बेचते हो, तो उसमें क्या होता था डियर कि अमेजॉन जो कस्टमर होता था, रेसिपिएंट होता था, उससे पेमेंट रिसीव करता था और सप्लायर को देता था। लेकिन वो सप्लायर को तब देता था जब सप्लायर पहले अमेजॉन को TCS जमा कराता था, और वो TCS डियर अमेजॉन को जमा कराना होता था GST पोर्टल पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों का TDS डिडक्ट होता था, जिन लोगों का TCS जमा होता था, वो उन्हें उनके GSTR 2A में व्यू होता था। अच्छा, जो लोग TDS और TCS डिडक्ट करते थे या कलेक्ट करते थे, उन्हें वो डिडक्शन और कलेक्शन गवर्नमेंट को जमा कराना होता था, और उसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती थी अंडर GSTR 7। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो GSTR 7 में जैसे ही रिटर्न भरते थे वो लोग, तो जिन लोगों का वो TDS और TCS था, वो उनके 2A में उनको व्यू हो जाता था। उनका जो 2A है डियर, उसमें वो व्यू हो जाता था, और वो 2A को जैसे ही एक्सेप्ट करते थे, तो डियर एक्सेप्ट करने के बाद वो पैसा उनकी कैश लेजर में चला जाता था, है ना। कहां चला जाता था? ई कैश लेजर में चला जाता था, और ई कैश लेजर से डियर वो अपना कोई भी पेमेंट भी कर सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं, तो वो पैसा ई कैश लेजर में चला जाता था। अब सुनिए डियर मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब मैं अमेंडमेंट पर आ रहा हूं। अमेंडमेंट क्या हुआ है दोस्तों? अमेंडमेंट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब ये पैसा ऐसे रूट के थ्रू घूम के नहीं आएगा, अब ये पैसा डायरेक्टली ई कैश लेजर में आ जाएगा। अब 2A में व्यू नहीं होगा आपको,
आप जब जीएसटी पोर्टल पर जाओगे और आपका कोई टीडीएस टीसीएस जमा कराया है सामने वाले पर्सन ने, तो आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल को ओपन करोगे तो उस जीएसटी पोर्टल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा टीडीएस और टीसीएस, वहां आपको एक अलग से टैब दिखाई देगा। आप उस टैब पर जाकर जब क्लिक करोगे तो वहां से आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे ऑटोमेटिकली पैसा आपके कैश लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले वो 2A के थ्रू ट्रांसफर होता था, लेकिन अब 2A का लफड़ा हटा दिया। अब डायरेक्टली पोर्टल से आप क्लिक करोगे और इजीली डियर वो आपके कैश लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात यहां पर बता दी। और जीएसटीआर 2 जो कि आज तक कभी सबमिट ही नहीं हुई, उसको यहां से ओमिट कर दिया गया है, उसके नाम को हटा दिया गया है। आई थिंक दोस्तों आपको ये अमेंडमेंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ओके, टाटा बाय बाय।